धर्म जाति से ऊपर अगर नहीं उठोगे तो यही दिन आएगा 100 रुपए के लिए 100 लाठी तुम खाओगे और 100 करोड़ तुम्हारे सामने लोग उड़ाएगा, उसी का फेंका हुआ पत्तल चाटना पड़ जाएगा। किसान इनके कब्जे में, जवान इनके कब्जे में, शिक्षक इनके कब्जे में, डॉक्टर इनके कब्जे में। आपका क्या है? आज कोरोना में आप कहाँ हैं? नोटबंदी में सब लाइन में लगा हुआ था, 100 रुपए के लिए 100 लाठी खा रहा था और वहां 100 करोड़ की शादी हो रही। मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग हिंद वॉइस चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज एक ऐसे मुद्दे पे बात की जाएगी जिसके विशेषज्ञ ना तो हम हैं ना तो हाफिज़ गुलाम सरवर जी हैं, लेकिन उसके जो मायने निकलते हैं और उस खबर से जो सवाल उत्पन्न होते हैं लोगों के मन में, जनता के मन में, और जो एक बुनियादी प्रश्न है उस पर बात की जाएगी। दोस्तों, पहले मैं आपको खबर बता दूं कि कल की खबर है। कल एक विशेष खबरें निकल के सामने आई थी हाफिज़ गुलाम सरवर जी। एक खबर ये थी कि आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि कोविड-19 पिछले 100 साल की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या है, पिछले 100 साल की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या। और जो दूसरी खबर है वो थोड़ा सा दिलचस्प है, दिलचस्प इस तरह से कि मुकेश अंबानी वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के 7वें सबसे अमीर आदमी बन गए। तो मायने तो आप सब लोग समझ गए होंगे और इसी चीज़ पे बात की जाएगी हाफिज़ गुलाम सरवर जी से कि आर्थिक विशेषज्ञ ना तो हम हैं ना तो हाफिज़ गुलाम सरवर जी हैं, लेकिन जो सवाल खड़ा हो रहा है कि एक तरफ देश भुखमरी की तरफ जा रहा है, एक तरफ देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक आदमी करोड़पति पे करोड़पति, अरबपति पे अरबपति और उसके संपत्ति में इजाफा लगातार होता हुआ चला जा रहा है। ये बात केवल एक पूंजीपति की नहीं है, आगे भी और अभी आपको कुछ उदाहरण ऐसे देंगे जिसको सोच के आप लोग शायद सोचने पे मजबूर हो जाएं। पहले हाफिज़ गुलाम सरवर जी इस पर बात करते हैं। ये खबर आने के बाद क्या विचार में आता है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये बातें बहुत दिनों से चल रही हैं। एक आंदोलन यहाँ भारत में शुरू से चला था और उसमें नारा लगा था, कमाने वाला खाएगा, चूसने वाला जाएगा, दुनिया के मजदूरों एक हो, जिसको हम वामपंथी कहते हैं। वामपंथी नारा कहा जाता है। और आर्थिक विषमताओं को पाटने और आर्थिक समानता की बात वो कर रहे थे। धार्मिक दृष्टिकोण से यदि मैं कहूँ अपनी बात बहैसियत मुसलमान, तो हम लोग इस नारे को, माने इसमें ख़ास करके ये नारा जो है आर्थिक विषमताओं को पाटने का, इस पर हम लोग का बिलीव नहीं है। ये माने प्रकृति के नियमों के विपरीत है। विषमताएं तो रहेंगी, लेकिन विषमताओं को पाटने का मतलब ये है कि कोई भूखा ही मर जाए और कोई सोने का महल बना ले, इसका विरोध इस्लाम धर्म भी करता है और तमाम दुनिया के धर्म करते हैं। इसीलिए धर्म, दोनों बातें, सरकार और धर्म ला रहा हूं। धर्म की बात अगर हट के भी बात किया जाए कि जो एक नैतिक, मैं क्यों ये बातें कहता हूँ धर्म की, आप समझिए। भारत के लोग कहते हैं कृषि प्रधान, मैं कहता हूँ धर्म प्रधान है। यहाँ कोई ऐसा काम ही नहीं है। मकान खरीदेंगे ना, कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो संविधान ने क्या कहा, एमसीडी ने क्या कहा, आपने नक्शा पास कराया नहीं कराया, इससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर बन गया तो धर्म ने ये कहा कि गृह प्रवेश का जो विधि विधान है वास्तु दोष देख के जरूर बने, वो जरूर करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ बगैर धर्म के अधूरा कहानी है। तो मजहबी नुक्ते नज़र से भी ये कहा गया है कि ये नहीं होना चाहिए। डिसबैलेंस होगा, कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, कोई मध्यम वर्गीय होगा, लेकिन इतना बड़ा फासला कि एक भूखा मर जाए और एक हवाई जहाज़ उड़ाए और उसके छत पे हेलीकॉप्टर उतरने लग गए, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये तो धार्मिक बातें हो गई। अब सामाजिक बातों को आप दें या फिर आप संवैधानिक बात कर लें। संवैधानिक व्यवस्था भारत की ऐसी बनाई गई है जिसमें हर 5 साल पे जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, तो उसमें इकोनॉमिक को बैलेंस किया जाता है कि टोटल हमारा जीडीपी क्या है, तमाम स्रोत से आए हुए धन कितने हैं। आपने पहले ही कह दिया था कि हम लोगों को आर्थिक जगत का बहुत ज्ञान नहीं, लेकिन इतना ज्ञान हम लोगों को है कि जो आय के स्रोत हैं उससे जितने भी धन इकट्ठे होते हैं उसी को सामने रखकर फिर योजनाएं बनती हैं। इसीलिए योजना आयोग का गठन कर दिया गया था। बाद में मोदी जी ने उस आयोग का नाम नीति आयोग बना दिया। ठीक है, चलिए नीति ही बनाइए आप, योजना ना बनाइए तो। हालांकि 5 साल 6 साल से योजना कुछ बना भी नहीं इनका, उसकी रिपोर्ट आनी भी तो बंद हो गई, ठीक है। तो और जो हर साल बजट बनता है, जो सरकारी बजट है, सरकार जिसको पेश करती है, उसमें भी नियमतः संवैधानिक व्यवस्था ये है कि देश के कुल आबादी
उसकी कुल आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पहले आप मूल्यांकन करेंगे, उसके लिए कमेटी का गठन होगा। इससे पहले जैसे नीति आयोग की आप बात कर रहे हो, लेकिन इन सब चीज़ों को अगर परे रख दिया जाए और संविधान की केवल बात की जाए तो हमारा संविधान में एक टर्म लिखा हुआ है प्रियम्बल में, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट समाजवादी, मतलब जो समाजवाद की परिभाषा ही यही कहती है कि ऊंच नीच की समानता को खत्म कर दिया। ये वो चीज़ मैं वहीं ला रहा हूं। दिखाई नहीं। तो अब जब बजट सरकार पेश करती है, जो अब फिर फरवरी में होगा कि नहीं होगा, अब तो बहुत कुछ नहीं बंद हो गया ना। इस सरकार में जो काम पहले हुआ करता था एक एक करके कम किया जा रहा। आपको याद होगा वो अटैची लेकर वित्त मंत्री आया करते थे, वो बंद हो गया। अब वो लाल कपड़े का बजट भी उसी में, रेलवे का बजट वहाँ इंक्लूड कर दिया गया और लाल पोटरी बांध के जो है लाया। अच्छा, एक चीज़ आप सब लोग इसको भी समझ लीजिएगा कि रेलवे का जो बजट था उसको मेन बजट में मर्ज कर दिया गया। उसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, कि उसका कारण एकमात्र था कि अब जब रेलवे को प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही तो उसके पीछे का उद्देश्य यही था कि आगे चल के रेलवे को प्राइवेटाइज करना है, इसी वजह से उसको उसमें मर्ज किया गया। क्योंकि अगर उसको मर्ज नहीं किया जाता तो रेलवे का अलग डिपार्टमेंट होता, उससे सवाल जवाब होते, वो अपने मर्जी से करते। ये सारी बातें ठीक है, आपने अच्छी बातें बीच में ज्ञानवर्धन किया है। मैं आपको वहीं ला रहा हूँ कि जब आप बजट बनाते हैं तो बजट बनाते समय कमेटियां ये रिपोर्ट देती हैं कि सामाजिक व्यवस्था कैसी है, किस वर्ग के लिए क्या क्या हमें करना है। लेकिन पिछले तमाम बजट को आप देखें, समाज जहां धरा है वहीं धरा है, उद्योगपतियों की स्थिति का मूल्यांकन हो रहा है और एक उद्योगपति कितने खरब रुपए का मालिक है और उसको दुगुना हम कैसे कर सकते हैं उसकी योजना बनाई जा रही है। आप बजट को देखें, बजट को आप देख लें, 6 वर्षों में आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, रुपया लुढ़क गया डॉलर के मुकाबले, महंगाई बढ़ गई, सब कुछ हम मान रहे हैं। लेकिन जरा ये बताइए, उद्योगपति छोटे उद्योग मर गए, ये भी समझ लीजिए। मंझौले उद्योग कर्ज में डूबे हैं, छोटे उद्योग समाप्त हो गए और जो सबसे बड़े उद्योगपति थे 8-10 नाम हैं, ये इतने बढ़ रहे हैं कि लाल किला तक खरीदने को तैयार है और सरकार दे भी रही है, दे भी चुकी है। ठीक है, तो इतने पैसे इनके पास आ रहे हैं कि ये लाल किला, कुतुब मीनार, संसद भवन सब खरीद रहे हैं। ठीक है, संसद भवन का नाम मैं इसलिए क्लिक कर रहा हूं, मुकेश अंबानी अब संसद भवन ही खरीदेगा। इनडायरेक्टली तो खरीद ही चुका है, अब डायरेक्टली वो खरीद लेगा, खेल हो जाएगा आपका खत्म। ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से पुनर्स्थापित करने का यह अप्रत्यक्ष प्रयास इस देश में जो हो रहा है, इस पर अगर विराम नहीं लगा तो पूंजीवादी व्यवस्था पूरी तरह से हावी हो जाएगा। मुकेश अंबानी मतलब लक्ष्मी लगता है उन्हीं के यहाँ वास करती है और पूरे भारत में और हिंदुओं के घर में लक्ष्मी की पूजा नहीं होती है। ये एक बहुत बुनियादी सवाल है कि पूरे देश में आर्थिक मंदी फैली हुई है, देश का छोटा जितना भी व्यापारी वर्ग है सब त्राहिमाम करते हुए परेशान है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, अंबानी अडानी जैसे नामचीन व्यापार के जो एक इस समय पे आप कह सकते हो जिनका वर्चस्व है, उनकी आमदनी, उनकी संपत्ति में लगातार इजाफा होते हुआ चला जा रहा है जब से मोदी सरकार आई। आपको मैं बता दूं, गौतम अडानी जिनकी नेट वर्थ थी 2013 में 1.6 बिलियन डॉलर, आज उनकी वर्थ हो गई है 13 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर। तो ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इजाफा हुआ है, 30 गुना इजाफा जी। तो अब उसको मैं बहुत मोटी मोटी बात करना चाहूँगा जो आम लोग आसानी से समझें। सड़क के किनारे सरकारी ज़मीन पर झुग्गियों में रहने वाले बाद में वो धीरे धीरे कमा कर ईंट लगा कर और छप्पर डाल के एक किसी तरह रहने काम चलाओ सरकार। अभी ये 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, इस लक्ष्मी नगर के पीछे बुलडोजर चला, बिल्कुल सही बात, पता था मुश्किल से 3 किलोमीटर दूर है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, डेली बुलडोजर चल रहा है। रीवा की खबर आई थी कि बुलडोज़र ऐसा चला कि एक घर में लाश पड़ा हुआ था और घर वाले हाथ जोड़ रहे थे कि कम से कम अंतिम संस्कार कर लेने दीजिए, फिर आप बुलडोज़र चला लीजिएगा। नहीं, लाश को निकाल के बाहर कर दिया गया। देश है, भारत है, भारत के लोग हैं साहब, कोई विदेशी आदमी नहीं है। आप हम पर लगा सकते हैं आरोप, उस पर नहीं लगा सकते हैं, विदेशी कोई नहीं है, सब देसी आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। SC ST OBC के साथ जो हो रहा वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये सरकारी ज़मीन पर अगर बस गए तो अपराध, और वही सरकार 1 रुपए में कौड़ी के भाव उद्योगपतियों को, अडानी को, रामदेव को पूरा एकड़ का एकड़, गांव का गांव और इलाका का इलाका, असम में भी हुआ,
आसाम में अभी बाबा रामदेव को जो पतंजलि को जमीन दी गई है, नोएडा में भी दी गई, नोएडा में दी गई पतंजलि को, ये किस संविधान के किस मतलब धाराओं के अंतर्गत हो रहा है इस देश में? और क्यों नहीं आवाजें उठ रही हैं भाई? क्यों मतलब गरीब के लिए अब खत्म दुनिया, तब मतलब उनके लिए ताला लगा दिया जाएगा, वो उनके जीवन नहीं है। तो संवैधानिक व्यवस्था को अप्रत्यक्ष रूप से समाप्त कर कर पूंजीवादी व्यवस्था को आप अंग्रेज को कोस रहे हैं। यहाँ अंग्रेज के दादा आके बैठ चुके हैं, ठीक है। आप ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास पढ़ रहे, ईस्ट इंडिया का बाप यहाँ आके बैठ चुका। वो आपको नील की खेती जैसे अंग्रेज करवाता था करवाएगा। किसान इनके कब्जे में, जवान इनके कब्जे में, शिक्षक इनके कब्जे में, डॉक्टर इनके कब्जे में। आपका क्या है? आज कोरोना में आप कहाँ हैं? आपके कब्जे में डॉक्टर है क्या? आपके कब्जे में जाइए पुलिस स्टेशन, एसएचओ से आप मिल नहीं सकते हैं। क्या बात? नहीं कोरोना है, आप दूर रहो। अरे मुझे बात करनी है साहब। नहीं साहब, एसएचओ से आप मिल ही नहीं सकते, फोन पर बात कर लो। यानी कि आपको काटा जा रहा है। आप मतलब डॉक्टर से नहीं मिल सकते क्या जी? तो ये हॉस्पिटल तो कोरोना हो गया। अबे इतने साल से दुनिया है, कोरोना से पहले बीमारी थी कि नहीं थी? पेट दर्द होगा तो हम कहाँ जाएंगे? सर दर्द होगा तो कहाँ जाएंगे? दूसरी बीमारियां होंगी तो कहाँ जाएंगे? ये मतलब अप्रत्यक्ष रूप से वो दौर लौटाया जा रहा है, ठीक है। और ये गंभीर विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक अमीर है, वो अमीर होता ही चला जा रहा, गरीब है, गरीब होता चला जा रहा, मकान बेचता चला जा रहा, ज़मीन बेचता चला जा रहा, कंगाल होता चला जा रहा, पढ़ने के अवसर सीमित हो रहे हैं, बढ़ने के अवसर सीमित हो रहे हैं उनके। और अमीरों के बच्चे जो है विदेशों में बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं और उनकी शादियां हो रही हैं 20-20 हज़ार करोड़ की। लॉकडाउन में कर दिया 5,000 करोड़ की शादी, नोटबंदी में कर दिया 30,000 करोड़ की शादी। नोटबंदी की शादी याद है कि नहीं आपको? कर्नाटका की नोटबंदी में सब लाइन में लगा हुआ था, 100 रुपए के लिए 100 लाठी खा रहा था और वहां 100 करोड़ की शादी हो रही थी। दुनिया ने देखा। लेकिन मैं फिर गरीबों से कहना चाहता हूं, धर्म जाति से ऊपर नहीं उठोगे ना, यही दिन आएगा। धर्म जाति से ऊपर अगर नहीं उठोगे तो यही दिन आएगा। 100 रुपए के लिए 100 लाठी तुम खाओगे और 100 करोड़ तुम्हारे सामने लोग उड़ाएगा, उसी का फेंका हुआ पत्तल चाटना पड़ जाएगा, वो दिन आएगा। इसलिए धर्म जाति से ऊपर उठकर सत्य और असत्य को, योग और अयोग को पहचानने का प्रयास करो। इस देश में अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना है तो आपको इन तमाम दीवारों को पहले गिरा देना है। कौन धर्म कौन जाति नहीं, भारतीय हैं, भारतीय संविधान पर अटूट आस्था रखते हैं और संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम योग्य लोगों को, जो इस व्यवस्था के पोषक होंगे, हम उनको आगे बढ़ाएंगे, सत्ता तक पहुंचाएंगे। और जो इस व्यवस्था के नाशक होंगे उनको खींच के हम निकालेंगे। जब तक ये सोच नहीं डेवलप करेंगे तो ये जो आप अंबानी अडानी सुनाते रहिए, सुनते सुनते हम लोग गुलाम हो जाएंगे। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि जो देश में लगातार एक स्थिति बन रही है कि अमीर लगातार अमीर होता हुआ चला जा रहा है, गरीब गरीब होता हुआ चला जा रहा है। गरीब के पास हालात ऐसे हो चले हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जान भूख के कारण जा रहे हैं, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है। और लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और लग्जरी और हेलीकॉप्टर, जेट प्लेन, ऐसे चीज़ों से चल रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सबको बता दें एक बुनियादी बात जो है कि जो पैसा होता है उन्हीं गरीबों का होता है, उन्हीं गरीब लोगों का जो गरीब खाने के लिए आज तड़प रहे हैं। उन्हीं गरीबों का मेहनत का पैसा उन पूंजीपतियों के पास होता है जिसे वो ऐश से उड़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को ज़रूरत है कि इस व्यवस्था को बदला जाए और ये जो पूरी प्रक्रिया चालू हो गई है कैपिटलिज्म की हमारे देश के अंदर, कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए बहुत घातक हो सकती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।